हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बूस्टर। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने कुछ अकाउंट्स के टर्म डिस्कस किए थे। जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ देख ले। अब हम कुछ नेक्स्ट टर्म्स डिस्कस करेंगे। ये जो टर्म्स हैं ये भी आपके अकाउंट्स का बेसिक ही है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी नंबर 11th, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी incur a liability for the purpose of acquiring assets is called expenditure। हम बात कर लेते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। कोई भी खर्चा जो आप कैश में करते हो, जिससे आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में या जिससे भी आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, कोई भी खर्चा जिसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है। लाइबिलिटी मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था। जैसे कि हमने खर्चा कर दिया मशीन को खरीदने में, तो वो क्या हो गया हमारा? एक्सपेंडिचर। हमने खर्चा कर दिया रेंट को पे करने में, वो क्या हो गया हमारा? एक्सपेंडिचर। तो बच्चे, एक्सपेंडिचर कई टाइप के होते हैं। दीज आर, नंबर 1 इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 3 इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर, any expenditure which incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets is called capital expenditure। कहने का मतलब है कि कोई भी खर्चा जो आपकी एसेट की वैल्यू को बढ़ा दे इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने बिल्डिंग को खरीदने में कोई खर्च कर दिया, प्लांट को खरीदने में खर्च कर दिया, प्लांट की मरम्मत पे खर्चा कर दिया, बिल्डिंग की मरम्मत पे खर्चा कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूँ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंडिचर द full benefit of which is received during one accounting period is called revenue expenditure। वो सारे खर्चे जिनका बेनिफिट आपको उसी साल के अंदर, उस अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिल जाए, वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे, उसी साल के अंदर मिलने का मतलब है कि जैसे मानो आपने सैलरी पे कर दी एम्प्लॉयज़ की, तो आप सैलरी पे करने से आपका खर्चा हुआ, लेकिन आप उनसे काम भी तो करवा रहे हो। किन से? एम्प्लॉयज़ से। तो वो क्या हो गया आपका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो छोटे छोटे खर्चे जो आप साल के अंदर करते हो, वो बेसिकली अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो भी खर्चे हैं वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने रेंट पे कर दिया बिल्डिंग का। बिल्डिंग का रेंट पे करने का मतलब है कि आपको वहाँ से अपनी प्रोडक्शन भी मिलेगी, या बिल्डिंग का जब आप रेंट पे कर रहे हो तो उसमें आप उसमें काम भी कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेसिकली वो सारे खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं जो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड होते हैं। अब आपको पता नहीं होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, वो हम जब आगे बात करेंगे मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँगी। अगला क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर in nature but is written off more than one accounting period and its benefit will be incurred in more than 1 year। ये बिल्कुल फिक्टिशियस एसेट के जैसा है। जिसने फिक्टिशियस एसेट्स वाली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ देखे। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे जो आपके एक साल के अंदर किए जाए लेकिन उनका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा में मिले। अभी के लिए वो खर्चा है लेकिन बाद में उसमें क्या हो जाएगी? आपकी इनकम। तो आपको मानो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे जो भी खर्चा करा वो क्या होगा? एडवर्टीजमेंट का खर्चा इस साल खर्चा है लेकिन अगले साल वो इनकम भी हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्या है? 12th पॉइंट, रिसिप्ट। रिसिप्ट की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ये रिसिप्ट जो होती है ये आपकी जो आपके बिजनेस की रिसिप्ट होती है। ये वो वाली रिसिप्ट नहीं होती जिसमें आप
बाज़ार में जाते हैं, दुकान से कुछ खरीदते हैं, वहाँ पे जो आपको रसीद मिलती है वो वाली रसीद ये नहीं होती, ये वो वाला रिसिप्ट है। इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो पैसा जो आपको रिसीव हुआ गुड्स को बेचने से, एसेट्स को बेचने से, या किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करने से। रिसिप्ट दो टाइप की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरी कैपिटल रिसिप्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट के। नंबर वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। ये वो सारी रिसिप्ट होती है जिसका अमाउंट आपको रिसीव होगा एक साल के अंदर। जैसे कि आपने सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज को बेच दिया और गुड्स एंड सर्विसेज से जो पैसा आपको मिला तो वो क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। बच्चे ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं। रिकरिंग इन नेचर का मतलब होता है कि रेवेन्यू रिसिप्ट रिपीट होने वाली जो रिसिप्ट है वो क्या होती है, जैसे आपको अपनी गुड्स बेची आपने, तो गुड्स डेली डेली आप बेसिस पे आपका काम ही है कि सामान को बेचना है। जनरल स्टोर है या फिर कोई भी बिजनेस है, उसमें आप गुड्स को बेच रहे हो जब, तो आपका काम ही है गुड्स को बेचना, तो वो क्या है, रिकरिंग नेचर है, तो वहाँ से डेली पैसा आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। अगला क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल, दीज आर दोज रिसिप्ट्स विच आर नॉट रेवेन्यू इन नेचर। वो सारे रिसिप्ट या फिर वो सारी रिसीव्स जो आपकी रेवेन्यू नेचर की नहीं है। रेवेन्यू नेचर की नहीं है तो कौन से नेचर की है, कैपिटल नेचर की। तो कैपिटल नेचर की मतलब कि जब आप अपने बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स को बेच देते हो और वहाँ से पैसा कमा लेते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड। बच्चे सेल ऑफ बिल्डिंग का मतलब, बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से आपने क्या कमाया, इनकम कमाई, रिसीव कमाया, तो वो क्या हो जाएगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट। वो क्या थी, वो गुड्स एंड सर्विसेज के बेचने से। यहाँ पे किसका बेचना, फिक्स्ड एसेट्स के बेचने से। दे आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, ये नेचर में रिकरिंग भी नहीं होती। रिकरिंग मतलब रिपीट नहीं होती। कभी कभी आप अपनी एसेट्स को बेचते हो, किस कंडीशन में आप अपनी एसेट्स को बेचते हो, जब बेचते हो जब उसकी कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो गई हो। जैसे कि मानो आपकी मशीन आपने ख़राब हो गई थी, वो चल ही नहीं रही थी, तो वो क्या हो जाएगी, आप बेच दोगे, तो वहाँ से जो इनकम अर्न करोगे वो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट। डेटर्स, 13th point is debtors. Debtors, these are the persons or firms to whom goods have been sold or services provided on credit and payment have not been received from them. बच्चे देखो, बहुत ही सिंपल सा टर्म है डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है लेनदार, जिससे हमें पैसे को लेना है। वो सारे पर्सन या वो सारी फर्म्स जिससे हमने सामान को बेचा है और वहाँ पे जो भी हमने सामान बेचा वो उधार में बेचा और वहाँ से अभी तक भी पैसा नहीं मिला है, तो वो क्या हो जाएगा, डेटर्स। कहने का मतलब है कि जिससे हमें पैसे को लेना है उधार में गुड्स के बेचने पर। एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹10,000 सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। गुड्स की वैल्यू थी 10,000 की, हमने मोहन को बेच दी। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, मतलब अभी हमने सामान को उधार पे बेच दिया, जब उसके पास पैसा होगा वो दे देगा और फिर हम उससे पैसा रिसीव करेंगे, तो वो क्या हो गया हमारा, मोहन क्या हो गया, डेटर्स। अगला पॉइंट है रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स और बिल रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल्स मतलब वो सारे फर्म या वो सारे पर्सन जिनसे हमने पैसा रिसीव करना है। इसके अंदर डेटर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, प्लस कोई भी अकाउंट्स वगैरह, कोई भी बिल वगैरह हमने पहले बना के छोड़ा था, सामान बेचने पर बिल दिया था उधार का, वो भी रिसीव करना है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, रिसीवेबल। अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल्स। अगला टर्म क्या है, क्रेडिटर्स। जैसे डेटर्स क्या थे, जिनसे हमें पैसा लेना है, वैसे ही क्रेडिटर है बिल्कुल ऑपोजिट।
क्रेडिटर्स क्या होंगे? जिनको हमने पैसा पे करना है। तो पढ़ लेते हैं। क्रेडिटर्स, these are those persons or firms from whom goods have been purchased or services procured on credit and payments have not been made to them. बच्चे, क्रेडिटर्स में क्या होता है? वो सारे पर्सन्स या वो सारी फर्म्स जिनसे हमने सामान खरीदा है और हमने उनसे जो भी सामान खरीदा वो उधार में खरीदा है और अभी तक भी उसकी पेमेंट नहीं करी है, तो वो सारे बंदे जिनको हमने पैसा पे करना है। डेटर्स में हमने पैसा रिसीव किया था, किस चीज़ में? बेचने पर। यहाँ पे हम क्या खरीदेंगे? गुड्स के खरीदने पर उधार में जब हम गुड्स खरीदते हैं तो किसको पेमेंट करेंगे? क्रेडिटर्स को। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स वर्थ ₹5,000 परचेज्ड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदी 5,000 की मोहन से, तो वो क्या हो गया हमारा? मोहन क्रेडिटर। उस कंडीशन में मोहन हमारा क्या था? डेटर्स। तो ये दोनों टर्म्स जो है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स आपकी होती है एसेट्स और क्रेडिटर्स आपकी क्या होती है? लाइबिलिटी। क्यों होती है डेटर्स एसेट्स और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्यों होती है? ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।